हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जगिनी जो है ये बच्ची, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो इनके गांव में मेला लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो पॉट्स आते हैं, पैन्स आते हैं, काफ़ी सारे शाइनी चीज़ें आती हैं, उनको इसे छूना बहुत पसंद है। उसमें बकेट्स होती हैं और जो कपड़े होते हैं उन पर काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह के डिज़ाइन बने हुए होते हैं। ये सब ना जगिनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो अब उसको ये लगता है कि ये सब आते कहाँ से हैं, तो उसकी मदर जो है उसको बताती है कि बसेस से, ट्रक्स से, ये सारे जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, ये जगह जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह जहाँ पर मेले लगते हैं वहाँ पर ये लोग जाते हैं और इस तरीके से ही व्यापार करते हैं। तो पुराने ज़माने में भी इसी तरीके से हुआ करता था। वही हम देखेंगे, ट्रेडर्स, व्यापारी, राजा और पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड्स एंड ट्रेडर्स। तो व्यापार के बारे में और व्यापारियों के बारे में, तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी। इनके बारे में हम लोगों को कहाँ से और कैसे पता चलता है। तो यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर। हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर 8 देखा था उसमें हमने NBPW, इसको हम शॉर्ट में देखें तो NBPW बनता है, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा था। ये काफ़ी अच्छी पॉटरी होती है, पॉट्स होते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह किया जाता है, स्पेशली बाउल्स पर, मतलब कटोरियों पर, प्लेट्स पर। इनको आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है ना, मतलब जैसे खुदाई वगैरह हुई तो NBPW ये सब मिले हैं, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर मिले हैं हमारे देश में हर जगह लगभग। तो हम लोगों को कहाँ से पता लगता है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारी जो जगह जगह घूमते थे, वो ही इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते होंगे बेचने के लिए। फिर साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड के लिए, सोने के लिए बहुत फेमस था, मसालों के लिए, पेपर के लिए और प्रेशस स्टोन, कीमती पत्थरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। पेपर जो है ना, उसकी मांग रोमन एम्पायर जो था यूरोप वाले रीजन में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि पेपर को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। तो ट्रेडर्स जो थे काफ़ी सारे सामान लेकर के जाते थे रोम को, शिप्स में सी से ट्रैवल करते हुए, और लैंड से अगर ज़मीन से जाते थे तो कारावान, मतलब झुंड में सब मिलजुल के जाते थे। काफ़ी सारे ट्रेडर्स इंडिया से रोम में व्यापार होता होगा, क्योंकि हम लोगों को रोमन गोल्ड कॉइन्स पूरे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया वाले रीजन में, हमारे देश में रोम के गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो कैसे पहुँचे होंगे इंडिया? ट्रेडर्स के थ्रू पहुँचे होंगे। अब पोएम अबाउट अ ट्रेड, तो जो संगम पोएम है उसने व्यापार के बारे में एक पोएम लिखी है कि जो स्विफ्ट ऑफ प्रिंसिंग, स्विफ्ट मतलब एकदम फटाफट और बहुत ही अच्छे से जो भागने दौड़ने वाले घोड़ों को ना समुद्र से लाया जाता था। हमारे देश में घोड़े नहीं होते थे, हम लोगों ने सऊदी अरेबिया से एक्सपोर्ट करते थे, मंगवाते थे घोड़ों को। ब्लैक पेपर, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर, बहुत सारे ब्लैक पेपर के कार्ड जाते हैं, और जेम्स मतलब कीमती पत्थर, सोना और बहुत सारी चीज़ें हिमालय से लाई जाती हैं। सैंडलवुड, चंदन जो है वेस्टर्न हिल से लाई जाती है ना। पर्ल्स जो है, मोती जो होते हैं वो समुद्र से लाए जाते हैं। कोरल्स एक तरीके के जानवर होते हैं जो मरने के बाद अपना स्केलेटन छोड़ देते हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। वो ईस्टर्न ओशन ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से आता है। गंगा और कावेरी से फसलें आती हैं। खाने का काफ़ी सामान श्रीलंका से आता है, और पॉट्स जो है वो म्यांमार से आते हैं। तो ये पोएम है संगम लिटरेचर की, इससे हमें पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से आती होंगी उस समय पर। तो जो व्यापारी होते थे काफ़ी सारे सी रूट्स को वो एक्सप्लोर करते थे। काफ़ी सारे जो है सम ऑफ दीज फॉलोड कोस्ट, मतलब सी रूट से जाते थे। कोई जो किनारे हैं उन पे ट्रैवल करते जाते थे, कोई अरेबियन सी से ट्रैवल करता था, कोई बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल करता था। जहाँ पर भी एडवांटेज मिलता था ना मॉनसून विंड का, मतलब जिस तरफ को हवा बहती थी उस तरफ को ये शिप्स अपना चलाना शुरू कर देते थे, ताकि इनको ट्रैवल करना आसान हो और जल्दी ये पहुँच जाएँ। तो जब मॉनसून की विंड कई सदियों तक इन्हें समझ में आ गया था कि किस सीज़न में कहाँ को हवाएं चलती हैं, तो उसी सीज़न में ट्रैवल करना प्रेफर करते थे। तो वेस्टर्न कोस्ट, जिसकी इंडिया है, इंडिया का ही सदर्न पार्ट है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट से मतलब वेस्ट वाला साइड जो था उसके समुद्र के किनारे से अफ्रीका वाले रीजन में और अरब में जाया जाता था शिप्स में बैठकर। काफ़ी लंबी लंबी जर्नीज हुआ करती थी। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, नए नए राज्य बसने लगे समुद्र तट के किनारे पर। सदर्न हाफ जो था ना सब कॉन्टिनेंट का, मतलब हमारे देश का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वो काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्र के बिल्कुल किनारे पे वो बसा हुआ है ना। तो वहाँ पर पहाड़ है, पठार है,
नदियाँ भी हैं। ज़्यादातर जो रिवर वैलीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेती की जा सकती है, वो है कावेरी। तो चीफ हो गए, किंग हो गए, जिन्होंने भी रिवर वैलीज़ को कंट्रोल किया है ना, नदियों को कंट्रोल किया है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल बने हैं। रिच कैसे? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फसल उगती थी, उसको बेच करके क्या है, कर अच्छा मिलता था, मतलब किसान बेचते थे और अच्छा कर दे पाते थे, मतलब अच्छा टैक्स पे कर पाते थे। इसलिए जो नदियों के किनारे जितने भी राजे हुआ करते थे वो काफ़ी अमीर होते थे और काफ़ी ताकतवर होते थे। तो संगम पोएट्स का मतलब है उस तमिलनाडु वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे पोएट्स ने मिल करके बैठ करके साथ काफ़ी पोएम्स लिखी है, इसलिए उनको हम संगम पोएम्स कहते हैं। उसमें मूवेंदर के बारे में हमें बताया गया है, संगम पोएम्स में हमें मूवेंदर के बारे में बताया गया है। ये एक तमिल वर्ड है जो कि मीनिंग 3 चीफ्स। मूवेंदर का मतलब होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि मूवेंदर का क्या मतलब होता है। मूवेंदर का मतलब होता है, ये एक तमिल शब्द है सबसे पहली बात, और इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। 3 चीफ्स के लिए मूवेंदर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो मूवेंदर जो 3 रूलिंग फैमिलीज है ना, मतलब एक तरह से राजघरानों के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चोलास, चेराज एंड पांड्याज। ठीक है, तो जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे साउथ इंडिया में लगभग 2300 साल पहले, हज़ारों साल पहले। ईच ऑफ 3 चीफ्स, ये सारे के सारे जो चीफ्स थे, इनके मेनली 2 सेंटर होते थे पावर के। एक तो ज़मीनी इलाका होता था इनलैंड, और एक होता था समुद्री किनारे पर कोस्ट, जहाँ से ये व्यापार किया करते थे। ऑफ दिस इनकी 6 सिटी थी, तो 3 थे, तो 3 हर एक के 2-2 थे इंपॉर्टेंट सेंटर, तो 3 के 6 इंपॉर्टेंट सेंटर हो गए। ऑफ दीज 6 सिटीज़ जो थी, इसमें से 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार या फिर कावेरी पट्टनम द पोर्ट ऑफ द चोलास, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्याज। तो जो कावेरी पट्टनम था ये चोलास का था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कावेरी पट्टनम काफ़ी इंपॉर्टेंट बना, और मदुरई जो कि पांड्याज की कैपिटल हुआ करती थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी। ठीक है, तो आप केसी और एमपी से याद रख सकते हैं। कावेरी पट्टनम चोलास की बनी और मदुरई जो है वो पांड्यास की कैपिटल बनी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। अब देखिए, जो चीफ्स होते थे ना, वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं किया करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। वो मतलब रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, बल्कि डिमांड करते थे और रिसीव करते थे गिफ्ट्स लोगों से। सो दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। तो मतलब ये कलेक्ट टैक्स, कुछ चीफ होते थे टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, मगर वो गिफ्ट्स वगैरह लोगों से लिया करते थे। मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे भी जाते थे, लड़ाइयाँ करने, जंगें करने, और जहाँ और अपने जो पड़ोस के इलाके हैं उनसे ट्रिब्यूट्स अपने, जैसे कि उनका ये वाला एरिया है, तो इधर वाला एरिया जिसको उन्होंने कैप्चर कर लिया है, अब वो वाला एरिया ना इनको ट्रिब्यूट्स देगा, चीज़ें देगा। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, अपने पास कुछ पैसा रख लेते थे और बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, कर दिया करते थे अपने सपोर्टर्स को, मतलब जो उनको सपोर्ट करते थे, जैसे कि अपनी फैमिली के मेंबर्स को, सोल्जर्स जो उनकी आर्मी में लोग होते थे उनको, पोएट्स को। काफ़ी सारे जो पोएट्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें करी हैं अपने चीफ्स की, क्योंकि उन्हें पोएट्स को चीफ्स ने, चीफ आप किंग समझ लीजिए या फिर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन समझ लीजिए, उन्होंने काफ़ी रिवॉर्ड्स वगैरह दिए थे पोएट्स को, स्टोन्स, गोल्ड्स, हॉर्स, एलिफेंट, रथ या फिर फाइन क्लोथ। तो इसलिए पोएट्स काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करते हैं। अराउंड लगभग 200 साल बाद डायनेस्टी आई, मतलब कब के 200 साल बाद, 2300 ईयर्स, चोलास, चेराज एंड पांड्यास के लगभग 200 साल बाद एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सतवाहना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर बन गए वेस्टर्न इंडिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो सतवाहना के थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि सतवाहना जो डायनेस्टी थी उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। उनके बारे में हम लोगों को एक इंस्क्रिप्शन से पता लगता है जो कि उनकी मदर ने बनाई है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जैसे कि कुछ जो चीज़ लिखी गई हो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन लिखा था ये गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ गौतमी बाला श्री ने। ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। तो अब हमको ये समझ में आता है कि सतवाहंस जो थे उनका रूल कहाँ पर चलता था। तो देखिए, जो सतवाहंस थे ना उनका रूल चलता था दक्षिणापथ पर। तो सतवाहंस का रूल दक्षिणापथ पर चलता था। लिटरली
दक्षिण पथ का मतलब है द रूट लीडिंग टू द साउथ, विच वॉज ऑल्सो यूज बाय द नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। तो देखिए इसमें क्या था ना, जैसे सपोज करिए इंडिया है, ठीक है, इस टाइप से, तो ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ है, एक पार्ट साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में से जो रास्ता होता हुआ जाता था ना, उसको ही दक्षिण पथ कहते थे, मतलब दक्षिण को जाने वाला रास्ता, और इस पर कंट्रोल होता था सातवाहनास का। ठीक है, अब ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था उसकी कहानी क्या थी, तो काफ़ी रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क। तो सिल्क जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, उसका जो कलर होता है काफ़ी ग्लॉसी सा होता है, काफ़ी खूबसूरत रंग होता है, टेक्सचर छूने में भी बड़ा स्मूथ सा होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैब्रिक बन गया था ज़्यादातर देशों में। तो इसको बनाने का जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। रॉ सिल्क मतलब जो जिसको पूरा कंप्लीट होने से पहले जो सिल्क था उसको सिल्क वॉर्म से हम लोग कोकून से एक्सट्रैक्ट किया करते थे। आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, इसके बारे में 7th में भी पढ़ेंगे। तो इसको कोकून से एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर इससे धागे निकालते थे और फिर उन धागों से मिला करके कपड़ा बनाया जाता था। ये टेक्निक जो थी ना सिल्क बनाने की, ये सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी लगभग 7000 ईयर्स अगो, और इसको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली गार्ड करके रखा था, मतलब दूसरों को चाइना के द्वारा नहीं बताया गया था कई हज़ारों सालों तक। कुछ पीपल जो है चाइना के हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, मतलब बहुत सारे लोग चाइना के जो अलग अलग देशों में पैदल जिन्होंने यात्रा की, कुछ ने घोड़ों पे करी, कुछ ने कैमल पर ऊँटों पे करी, तो वो अपनी सिल्क की जो नॉलेज है उन्होंने दूसरे देशों में बताई भी। और यही जैसे चाइना से, ये चाइना है, चाइना से पैदल भी जा रहे हैं कुछ लोग, घोड़ों पे जा रहे हैं, कोई ऊँटों पे जा रहे हैं, ये रास्ता जो सिल्क लेकर के वो दूसरे देशों में जाते थे ना, इस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाने लगा, क्योंकि इससे सिल्क का व्यापार किया जाता था। समटाइम्स कभी कभार जो चाइनीज़ रूलर्स थे ना वो गिफ्ट सेंड किया करते थे सिल्क के ईरान को, वेस्ट एशिया को, और इस तरीके से उन लोगों को भी सिल्क के बारे में पता लगा, और वेस्ट एशिया और ईरान से आगे वेस्ट में यूरोप वगैरह वाले रीजन में सिल्क के बारे में पता लगा। लगभग 2000 साल पहले सिल्क पहनना काफ़ी बड़ा फैशन बन गया रोम के रूलर्स के बीच में, वहाँ के अमीर लोगों के बीच में। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था क्योंकि इसको चाइना से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड्स पास करके, पहाड़ और रेगिस्तान पास करके, अलग अलग लोगों के थ्रू जाना पड़ता था, और जो सिल्क रूट पे राजा महाराजा होते थे उनको भी व्यापारियों को पैसे देते हुए निकलना पड़ता था, इसलिए सिल्क काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता था। सिल्क रूट जो मैप है, ये देखिए मैप हम लोग को, एक सेकेंड, अपनी बुक का पेज नंबर 76 खोलेंगे ना तो आपको सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस के बारे में पता लग जाएगा। देखिए मैं बताया तो जैसे चाइना है, चाइना से तिब्बत है, तिब्बत से फिर यहाँ से कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान, ईरान, फिर बाकी पूरी जगह सिल्क रूट जो है वो जाया करता था। ये काफ़ी जो किंग्स होते थे ना वो इस सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि उससे उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस मिलते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाते थे। और व्यापारी उन राजाओं के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लाया करते थे जो उस रूट से ट्रैवल, जैसे कि ये रूट है इससे ट्रैवल कर रहा है तो व्यापारी आराम से ट्रैवल कर पाए, कोई उसे दिक्कत ना हो, तो राजा को वो पैसे भी दिया करता था, राजा को गिफ्ट्स भी दिया करता था, और बदले में उसको सिक्योरिटी मिल जाती थी उस इलाके से ट्रैवल करने में। इसलिए राजा चाहते थे कि वो सिल्क रूट को कंट्रोल करें। इन रिटर्न वो राजा जो है वो प्रोटेक्शन देता था ट्रेडर्स को चोर वगैरह से। बेस्ट नोन रूलर्स जो कि जिसने कंट्रोल किया था सिल्क रूट को वो थे कुशान्स। कुशान्स ने लगभग इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, कश्मीर वाले इलाके में, पंजाब पाकिस्तान वाले इलाके में, और सेंट्रल एशिया वाले इलाके में यानी कि ईरान वगैरह तक भी कुशान्स ने रूल किया था अराउंड 2000 साल पहले। दो मेजर सेंटर जो इसके पावर के थे वो थे, एक तो मथुरा और एक था पेशावर। तक्षशिला भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट सेंटर था, और तक्षशिला भी कुशान जो है इसके रूल के अंदर ही आता था। इसके रूल के टाइम पर ब्रांच जो थी ना सिल्क रूट की वो सेंट्रल एशिया में सी पोर्ट्स के थ्रू, रिवर इंडस, मतलब बहुत सारे इलाकों से होती हुई रोमन एम्पायर तक पहुंचती थी। कुशान्स वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग बहुत ही कुछ राजाओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए थे। दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। तो गोल्ड कॉइन इशू करने वाला हमारे सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर कौन था? कुशान था। और हम लोग को सांची के जो स्तूप दिखते हैं उसमें बुद्ध के बारे में काफ़ी सारी, जैसे कि गौतम बुद्ध की इमेजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं। उनको एनलाइटनमेंट की, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बोधि